हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए आज आए हैं इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे क्लास 12th में हैं और इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखें, वीडियो में आपको बहुत कुछ आज मिलने वाला है। ओके, तो इकोनॉमिक्स से जिनके पास है, जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स से लिए हैं, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पूरा देखें, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में आपको मिलेंगे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। क्लास 12 के स्टूडेंट जो 2024 के यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहले आपके आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। सबसे पहले आपके आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अब आप यहाँ पर देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न में मैंने जो आपका पहला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर रखा है। देखिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो इस तरह से बेटा आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके इसी तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रही हूँ इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बताए जाएंगे। तो पहले आप देख लीजिए बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न है, आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। ऑप्शन मिलेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति, स्वतंत्र उपभोग या फिर अप्रत्याशित उपभोग। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि नगद कोष अनुपात का निर्धारण किया जाता है। तो आपको अच्छे से ये चीज रटी है कि केंद्रीय बैंक द्वारा नगद कोष का अनुपात निर्धारण किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च यानी व्यय का अधिक कहलाता है। तो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। ऑप्शन आपको इस तरह से मिलेंगे, तरलता अनुपात, शुद्ध निवेश या फिर बजटीय घाटा। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, आपका नेक्स्ट विकल्प है कि विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब। तो ऑप्शन आपको मिलेंगे, निर्यात आयात से कम होता है या फिर आयात निर्यात से कम होता है, निर्यात घटते हैं या फिर आयात घटते हैं। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निर्यात आयात से कम होता है तब विदेशी व्यापार में क्या होगा? घाटा होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए, आप अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए कि अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि, ठीक है, अल्पकाल में निर्गत उत्पादन में इकाई वृद्धि होने पर परिवर्तनशील लागत में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? औसत परिवर्तनशील लागत। ऑप्शन आपको मिलेंगे औसत स्थिर लागत, औसत लागत या फिर सीमांत लागत। तो सही ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कीमत विभेद। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे क्रेताओं की अधिक संख्या, समरूप वस्तु विक्रेताओं की अधिक संख्या। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कीमत विभेद। इसके बाद एक और आप देख लीजिए, इसको भी तैयार कर लीजिए कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत वस्तुओं में सम्मिलित किया जाता है। तो किसे किया जाता है? उपकरण को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद बेटा आपको ऑप्शन मिलेंगे स्टील की चादर, चाय पत्ती, टेलीविजन सेट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उपकरण। यहाँ तक इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया।
अब देखिए इसके बाद आपके आएंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। पहला प्रश्न है कि कुल राजस्व, औसत राजस्व तथा सीमांत राजस्व का संक्षिप्त अर्थ लिखिए। इस प्रश्न को आप तैयार कीजिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। पहले आप लिखोगे कुल राजस्व और फिर देखिए इसमें आप लिखोगे कि कुल राजस्व जिसे सकल राजस्व या कुल बिक्री के रूप में जाना जाता है। इसके बाद आपको लिखना है किसी भी व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। क्या है? कुल राजस्व। इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर डालोगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी औसत राजस्व और फिर इसमें आप लिखोगे कि औसत राजस्व से तात्पर्य बेचे गए आउटपुट की प्रति यूनिट अर्जित राजस्व से है। सकल राजस्व को बेची गई इकाइयों की संख्या से विभाजित करके आपको औसत राजस्व प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी सीमांत राजस्व। फिर इसमें आप लिखोगे सीमांत राजस्व सीधे कुल राजस्व से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह एक अन्य चर में परिवर्तन के संबंध में कुल राजस्व में परिवर्तन को मापता है। इसके बाद इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेना कि उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। तो हेडिंग आपकी पड़ेगी उत्पादन फलन। फिर आप लिखोगे किसी फर्म के निर्गत अथवा उत्पाद और आगत अथवा आदा के बीच के संबंधों को उत्पादन फलन कहते हैं। इस तरह से आपको इसका जो फॉर्मूला है वो आपको इस तरह से लिखना है और जो यहाँ पर आपका दिया गया है इस तरह से आप लिख कर आओगे। यहाँ P बराबर वस्तु X की प्रदा की दर ABC यानी n संख्या तक विभिन्न साधन सेवाएं जिन्हें प्रति समय इकाई प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप इन दो प्रश्नों के आंसर लिख कर आओगे। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है बेटा वो मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अनधिमान यानी तटस्थता वक्र क्या है। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया तो अच्छे से इसको समझिए। हेडिंग आप डालोगे अनधिमान वक्र। इसके बाद आप इसमें लिखोगे कि अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के संयोगों का बिंदु पथ होता है जिसके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। दूसरे शब्दों में उदासीनता अनुसूची वह दो वस्तुओं के संयोगों की अनुसूची है जिसे व्यवस्थित रखा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे तथा इन वस्तुओं के संयोगों के प्रति। इसके बाद आपको लिखना है प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है तथा अन्य किसी एक वरीयता नहीं दी जाती यानी अन्य किसी एक को वरीयता नहीं दी जाती। अनधिमान या उदासीनता या तटस्थता वक्र के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, इसको आप तैयार कीजिए कि बजट रेखा को परिभाषित कीजिए। तो हेडिंग आप डालोगे बजट रेखा। इसमें आप लिखोगे बजट रेखा या कीमत रेखा दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को प्रदर्शित करती है जिसे एक उपभोक्ता अपनी दी हुई आय या वस्तु की कीमत के साथ खरीद सकता है। बजट रेखा या कीमत रेखा कहलाती है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिख कर आना है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न आप ये तैयार करोगे कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है। हेडिंग आप डालोगे उत्पादन की स्थिर लागत और फिर इसमें आप लिखोगे उत्पादन की स्थिर लागत से अभिप्राय उस लागत से है जो अल्पकाल में उत्पादन मात्रा में वृद्धि में परिवर्तन होने पर पूर्णतः अपरिवर्तित रहती है। उत्पादन की स्थिर लागत कहलाती है। दूसरे शब्दों में स्थिर लागत कुल लागत का योग है जिसे एक उत्पादक उत्पादन में स्थिर लागत के स्थिर साधनों की सेवाओं के लिए खरीदते या भाड़े पर लगाते हैं उत्पादन की स्थिर लागत कहलाती है। तो
तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है। ओके, इसको आप तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग पड़ेगी भुगतान शेष। इसके बाद आप लिखोगे भुगतान शेष से अभिप्राय एक निश्चित अवधि में एक देश से दूसरे देश के साथ आर्थिक लेन देन होता है। प्राप्ति से प्राप्तियां व भुगतान का विवरण होता है। दूसरे शब्दों में भुगतान शेष एक देश के विश्व दरों के साथ लेन देन का लेखा है जो दृश्य व अदृश्य मदों पर शुद्ध व्यापार व एक पक्षीय अंतरों का विवरण होता है, भुगतान शेष कहलाता है। तो इस तरह से अगर भुगतान शेष संतुलन से क्या तात्पर्य है तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। ओके, अब इसके बाद देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से आस्क किया जाए कि भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। ओके, अगर इस तरह से आपका क्वेश्चन आस्क किया जाता है तो फिर देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से इसको आपको तैयार करना है। भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं, हेडिंग आपकी पड़ेगी भुगतान संतुलन। इसके बाद आप लिखोगे किसी देश का भुगतान संतुलन उसके संपूर्ण विदेशी लेन देन का एक विवरण होता है। उसके बाईं ओर सभी लेनदारियां तथा दाईं ओर सभी देनदारियां प्रदर्शित की जाती हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि इन दोनों राशियों के अंतर से भुगतान संतुलन का स्वरूप स्वतः स्पष्ट हो जाता है। इस तरह से इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर आप लिखोगे, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर कि भुगतान संतुलन का खाता दो भागों में बांटा जा सकता है, चालू खाता तथा पूंजी खाता। भुगतान संतुलन के स्वरूप का अनुमान निम्नलिखित तालिका से सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। इस तालिका को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर देखिए अतिलक उत्तरीय प्रश्न में आता है तो तालिका की आपको ज़रूरत नहीं है, पर अभी मैं आपको यहाँ पर जो अतिलक उत्तरीय प्रश्न है वही आपको बता रही हूँ, पर यहाँ पर आपको तालिका भी समझ लेनी है। ठीक है, अगर आपका लघु में आता है तो फिर आपको तालिका वहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आपकी तालिका बनेगी, लेन या निर्यात, देन या आयात, ये तो आपको समझ आता है। ठीक है, फिर इसमें आप लिखोगे वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय। ओके, और इसमें आप लिखोगे वस्तुओं का निर्यात, और पहले इसमें आप लिखोगे वस्तुओं का आयात। उसके बाद आपको लिखना है सेवाओं के निर्यात से होने वाली आय, और फिर आय इसके बाद आप लिखोगे विशेषज्ञों की सेवा, यात्राओं की सेवा। और यहाँ पर आपको लिखना है सेवाओं के आयात का विदेशों को भुगतान, विशेषज्ञों की सेवाएं, और फिर देखिए यहाँ पर लिखना है यात्राओं की सेवाएं। नेक्स्ट इधर आपको लिखना है लेन वाले में, निर्यात में इधर आपको लिखना है कि व्यापारिक कंपनियों द्वारा की गई सेवाएं, पर इधर आपको लिखना है व्यापारिक कंपनियों द्वारा की गई सेवाएं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है विदेशी ऋणों तथा पूंजी से प्राप्त आय, यानी मूलधन, ब्याज तथा लाभांश। और इधर आप लिखोगे कि विदेशी ऋणों व पूंजी का भुगतान, यानी ऋण, ब्याज व लाभांश। इसके बाद इधर आपको लिखना है विदेशी सरकारों द्वारा देश में किया गया व्यय, और इधर आपको आयात में लिखना है कि सरकार द्वारा विदेशों में किया गया व्यय। ओके, तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए अतिलक उत्तरीय प्रश्न में आपका अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। ओके, इस प्रश्न को भी बेटा आप तैयार कर लीजिए। तो आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन को इसलिए महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है क्योंकि इसमें अन्य सभी चरणों का संपूर्ण विवरण दिया जाता है। इसके बाद आपको लिखना है कि विवरण इस प्रकार से दिया जाता है ताकि इसे पढ़ने वाले लेखक, और फिर इसके आगे आप लिखोगे पढ़ने वाले लेखक जो कहना चाहता है उसे समझ सके। इसके बाद आपको लिखना है जो कहना चाहता है उसे समझ सके।
इसमें अध्ययन के समय आई कठिनाइयों तथा अन्य अनुभवों का भी संक्षेप में विवरण दिया जाता है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। समझ आया इतना? इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि संतुलित बजट क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ संतुलित बजट क्या, तो आपको इसकी भी परिभाषा देख लेनी है। बजट क्या है, ठीक है, बजट हम किसे कहते हैं, बजट से क्या तात्पर्य, इसको भी आप देख लीजिए। तो संतुलित बजट क्या है, यहाँ पर आप समझिए कि संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। समझ आया? संतुलित बजट हम किसे कहेंगे, संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की आय तथा व्यय दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि संतुलित बजट बराबर सरकार की आय बराबर सरकार का व्यय, यानी सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं संतुलित बजट में। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि संतुलित बजट का आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके कारण ना तो संकुचनकारी शक्तियाँ और ना ही विस्तारवादी शक्तियाँ काम कर पाती हैं। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि संतुलित बजट से क्या तात्पर्य है या फिर संतुलित बजट क्या है। ओके, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि मांग का नियम क्या है। ओके, तो इकोनॉमिक्स में ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मांग का नियम का। एक चीज़ और समझिए, अतलग उत्तरीय प्रश्न में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा भी आप देख लीजिए। मतलब ऐसा कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे जो इस वीडियो में आपको ना मिले। तो इतने ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो मांग का नियम क्या है, तो इस तरह से आपको हेडिंग डाली है मांग का नियम। ये आपकी अभी मैं अतलग उत्तरीय प्रश्न ही बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने कई बार पढ़ा है मांग का नियम। तो देखिए मांग के नियम के अंतर्गत यह आता है कि जब बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ जाती, बहुत ईजी है, देखिए जब बाजार में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो वस्तु की मांग जो होगी वो कम हो जाती है, तथा जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, अर्थात वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम बताता है। ओके, यानी जब मांग बढ़ेगी तो जो कीमत है वो घटेगी और जब कीमत बढ़ेगी तो जो मांग है वो घटेगी। जब आप बाजार मार्केट करने जाते हो तो अगर चीज़ें आपको कम कीमत पर मिलती हैं तो उसकी मांग आप ज़्यादा करोगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे। अगर वही चीज़, उसी चीज़ के प्राइस अगर बढ़ते हैं, कीमत अगर बढ़ती है तो मांग कैसी होगी, कम होगी, मांग घटेगी। क्लियर हुआ? मांग का नियम क्या है, अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आपका अगला प्रश्न रखा है कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। ओके, अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। तो प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा, हेडिंग डालोगे। फिर बेटा आप इसमें लिखोगे कि अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविकाएं अर्जित करते हैं। मतलब एक क्षेत्र के लोग अपनी जो उनकी आजीविका है उसको वो जमा करते हैं, अर्जित करते हैं। अर्थ से तात्पर्य धन और व्यवस्था से तात्पर्य व्यवस्था करना, अर्थात धन की व्यवस्था करना व उसका संचालन करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या है, अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं। या फिर प्रश्न आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, या फिर अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। तो इन सारे प्रश्नों के आंसर बेटा आपको इसी तरह से लिखकर आना है। ओके, तो देखिए यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो देखिए आज मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न थे वो आपको कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। ओके, अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया है
तो इस वीडियो को आप बेटा डिसलाइक करके भी जा सकते हो। ओके, थैंक यू।